गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, जिसका नाम है भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। बच्चों, इस विषय के अंतर्गत हमें जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में समाजशास्त्र का उद्भव किस रूप में हुआ और उसका प्रचार और प्रसार उसका किस रूप में हुआ। तो अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से बच्चों हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहला, अनौपचारिक स्थापना का युग। दूसरा, समाजशास्त्रीय चिंतन के उदय का युग। तीसरा, औपचारिक स्थापना का युग। और चौथा, व्यापक प्रसार का युग। बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जिन 4 क्रमों में इसके विकास को बांटा है, वह क्रम वार हम उसका अध्ययन करें और उसको समझने का प्रयास करें कि आखिरकार भारत में समाजशास्त्र की नींव कैसे पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अनौपचारिक स्थापना का युग। तो बच्चों, भारत में सामाजिक चिंतन के अनौपचारिक युग का तात्पर्य उस अवधि से है जब यहाँ सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक व्यवस्था का व्यापक अध्ययन होने के बाद भी ऐसे अध्ययन वर्तमान समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से प्रभावित नहीं थे। इस दृष्टिकोण से प्राचीन भारत में किए जाने वाले सामाजिक अध्ययनों को समाजशास्त्र के विकास के अनौपचारिक युग के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह भारत में समाजशास्त्र के विकास का यह स्तर सबसे अधिक लंबा और विविधतापूर्ण है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप यह नहीं कह सकते कि भारत में समाजशास्त्र की जब नींव पड़ी तभी से उसका सामाजिक चिंतन प्रारंभ हुआ। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो हमें देखेंगे कि इसका आरंभ आज से लगभग 4000 वर्ष पहले वैदिक काल में हुआ था। वैदिक काल भारतीय समाज का वह स्वर्णिम काल था जब यहाँ सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया था। यह वह समय था जब यूरोप के निवासी अर्ध जंगली अवस्था में रहते थे तथा उनके जीवन को संगठित बनाने वाली वहाँ कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। इस युग के सामाजिक अध्येताओं ने व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार तथा ग्राम पंचायत जैसी उन्नत व्यवस्थाओं को स्थापित किया। इसके साथ ही सामाजिक संबंधों को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए कर्म तथा पुरुषार्थ जैसे सिद्धांतों को विकसित किया गया। साथ ही साथ इसी कालखंड में उपनिषदों की रचना हुई और उपनिषद एक ऐसा माध्यम बना जो वैदिक काल में व्यक्ति को प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता तथा भौतिक विकास के कारण इस स्तर में यह अनुभव किया जाने लगा कि आध्यात्मिक दर्शन और पारलौकिकता में विश्वास करके ही व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक बनाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से अनेक विद्वान उपनिषद काल को भारतीय समाज के इतिहास का बौद्धिक काल भी मानते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इसे भारतीय समाज के इतिहास का बौद्धिक काल भी माना जाता है, क्योंकि इस काल में जीवन के वे महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए जो व्यक्ति को सच्चे अर्थों में एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। इसी तरह से मनु के द्वारा लिखित मनुस्मृति वह सबसे प्रमुख पुस्तक है जो धर्म पर आधारित है। साथ ही साथ यह भारतीय समाज को एक नया रूप देने का भी प्रयत्न करती है। आज अधिकांशतः व्यक्ति मनुस्मृति को एक असमानताकारी और पक्षपातपूर्ण रचना मानते हैं, लेकिन यह संभव है कि मनु ने उस समय व्याप्त सामाजिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए एक बंद सामाजिक व्यवस्था का पक्ष लिया हो। फिर भी अगर हम देखें तो
मनुस्मृति सामाजिक सिद्धांतों का वह भंडार है जिसमें व्यक्ति और समाज, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, संस्कार, विवाह, परिवार, न्याय व्यवस्था, धर्म तथा व्यवहार प्रतिमानों की व्यापक विवेचना की गई है। मनु ने यह समाजशास्त्रीय सिद्धांत स्वीकार किया कि व्यक्ति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अधीन है तथा सामाजिक व्यवस्था से पृथक रहकर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बच्चों, यही वह विचारधारा है जिसे वर्तमान समाजशास्त्री समाज की सावयवी विचारधारा कहते हैं। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसी तरह मुगल काल में अकबर और उनके नवरत्न के सामाजिक अनुभवों के आधार पर, जिसे हम आईने अकबरी नामक ग्रंथ की रचना हुई, उसमें भी हम देखते हैं कि उस समय के मध्यकाल की सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों तथा व्यवहार प्रतिमानों की उस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। तो हमें देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र विषय कि जब भारत में नींव पड़ी तभी सामाजिक चिंतन शुरू हुआ। हकीकत में तो यह है कि वह चाहे जो भी युग रहा हो, चाहे जो भी काल रहा हो, उस कालखंड में जितने विद्वान मनुष्य और सामाजिक चिंतक थे, उन्होंने अपने समाज को एक विशेष नज़रिए से, एक सामाजिक नज़रिए से देखने का प्रयास किया। हालांकि वो अत्यंत वैज्ञानिक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चाहे वो धर्म पे आधारित हो या हमारी संस्कृति पर आधारित हो या परंपराओं पर आधारित हो, उस समाज को उन्होंने देखने का और उसको समझने का प्रयास किया। इसी तरह हम अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन का आरंभ होता है, और जब यह ऐसी घटना घटित होती है तो इस के साथ ही साथ भारतीय समाज की संरचना भी, उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन आता है, क्योंकि इसमें नई प्रशासनिक, शैक्षणिक और आर्थिक शक्ति ये पुरानी परंपराओं को कमज़ोर करना प्रारंभ कर देते हैं और नई परंपराएं उसमें जुड़ने लगती हैं। मैनचेस्टर और लंकाशायर के कारखानों में जो बनी वस्तुएं जाने की स्थिति में नहीं थे और ना ही वो दूर जाकर के शिक्षा भी ले पाते थे। तो इससे होता क्या था कि बहुत सारी हमारी जनता जो रहती थी, जनसंख्या जो थी, वो अशिक्षित रह जाती थी। लेकिन परिवहन की व्यवस्था या इन सब चीज़ों के चलने के कारण बहुत हद तक आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हुआ। तो आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए। नई भूमि व्यवस्था लागू होना से आपके जो पुराने सामंती वर्ग जैसे राजा, तालुकेदार तथा सामंतों की ताकत क्या हुई, वो कमज़ोर होने लगी। एक तरह से ये परंपराएं टूटने लगी और इस समय व्यवसाय और रोजगार के नए अवसर बढ़ने से समाज में एक मध्यम वर्ग का विकास होना शुरू हुआ तथा विभिन्न क्षेत्रों में इस वर्ग की बढ़ती हुई सहभागिता के कारण इनकी शक्ति में तेजी से क्या हुई, वृद्धि होने लगी। तो हमने देखा कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भी अनेक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुए, कई परंपराएं बनी, कई टूटी, कुछ नई, कुछ पुरानी। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के कारण भी काफ़ी हद तक सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ। अब अगर हम बात करें कि भारत में जो समाज सुधार आंदोलन हुए, उस पर भी अगर हम एक नज़र डालें तो ये समझ में आता है कि जो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, उसमें बहुत हद तक जिम्मेदार हमारे कुछ प्रमुख समाज सुधार आंदोलन, जैसे बाल विवाह प्रथा, बहुपत्नी विवाह, बाल हत्या जैसी कुरीतियों का व्यापक विरोध किया गया, सती प्रथा का अंत किया गया, जिसमें हमारे प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का नाम उल्लेखनीय है। इसी प्रकार से दयानंद सरस्वती जी ने अपने समाज को एक नया रूप देने का प्रयत्न किया अपने सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से। यह वही युग था जब दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके हिंदू धर्म में फैले हुए अंधविश्वासों और कर्मकांडों का विरोध करके फिर से वैदिक परंपरा को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थान, शिक्षण संस्थान जिसे डेवी स्कूल तथा कॉलेज की स्थापना करके लड़कों के साथ लड़कियों की शिक्षा के
प्रसार पर भी उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। इसी तरह इसी शताब्दी में रामकृष्ण मिशन ने समाज के कमज़ोर वर्ग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की तथा मानव सेवा को सबसे बड़े धर्म के रूप में स्पष्ट किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों की भारत में समाजशास्त्र अनौपचारिक रूप से बहुत पहले से ही इस्टेब्लिश हो चुका था। ऐसा नहीं था कि यह सिर्फ भारत में 1919 के बाद ही इसका प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा नहीं था। तो हम देखते हैं कि यह इनफॉर्मल तरीके से हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज के चिंतकों में, मनीषियों के मस्तिष्क में यह बहुत पहले से ही हमारे समाज को देखने का एक सामाजिक नज़रिया विद्यमान था। अब हम बात करते हैं बच्चों समाजशास्त्री चिंतन के उदय को युग। भारत में ब्रिटिश राज के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन एवं भक्ति काल के समाज सुधार आंदोलनों के प्रभाव से समाज में अनेक ऐसी दशाएं पैदा हुई जिन्हें हम भारत के लिए पुनर्जागरण का काल कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि यह एक ऐसा समय था जिसमें पुरानी जो परंपरागत रूढ़ियां और परंपराएं थी वो टूट रही थी और नए विचारों का उदय हो रहा था, नई शिक्षा पद्धति का उदय हो रहा था, जिससे हमारे समाज को एक सोचने का नया नज़रिया भी मिल रहा था। इस युग में समाजशास्त्री चिंतन की ऐसी दशा उत्पन्न हुई जिसके अंतर्गत परंपरा और आधुनिकता के बीच विमर्श का प्रारंभ हुआ। भारत के सबसे पहले सामाजिक विचारक आनंद कुमार स्वामी की अगर हम बात करें तो इन्होंने समाजशास्त्री चिंतन के लिए परंपरा को अधिक महत्वपूर्ण माना, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि परंपरा का तात्पर्य उन आधारभूत मूल्यों से है जो भारत और पश्चिमी देशों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्हें एक ऐसा आदर्शवादी विचारक माना जाता है जो ईश्वर में विश्वास और मानवीय गुणों को सामाजिक विकास के लिए आवश्यक मानते थे। ध्यान दीजिएगा, उन्हें एक ऐसा आदर्शवादी विचारक माना जाता है जो ईश्वर में विश्वास और मानवीय गुणों को सामाजिक विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। अमूमन लोग इन चीज़ों को दरकिनार करते हैं। उन्होंने विवेकानंद, अरविंद कुमार और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि भारतीय समाज की महानता किसमें है? उसकी आध्यात्मिकता में है। और भारत की आध्यात्मिक आत्मा को पुनः जीवित करके हम अपने पिछड़ेपन और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। इसी तरह से समाजशास्त्री चिंतन के आरंभिक विचारकों में विनय कुमार सरकार का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने भारत की परंपरागत धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भारत का सामाजिक चिंतन इस तरह से होना चाहिए जिसमें धर्मनिरपेक्ष पहलुओं का समावेश हो। ठीक इसी तरह से प्रसिद्ध समाजशास्त्री जी.एस. घुरिये तथा राधाकमल मुखर्जी भी स्पष्ट रूप से भारत की संस्कृति परंपरा से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिकता को एक ऐसे साधन के रूप में स्पष्ट किया जिसकी सहायता से भारतीय परंपरा को वर्तमान जरूरतों के अनुसार बदला जा सकता है। इस तरह हम अगर देखें बच्चों तो इस युग में भारतीय समाज और उसकी परंपराओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन प्रारंभ हो चुका था। अब बच्चों हम बात करते हैं औपचारिक स्थापना के युग की, अर्थात समाजशास्त्र का औपचारिक रूप से इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो भारत में समाजशास्त्र के विकास का यह युग 20वीं शताब्दी के आरंभ में सन 1947 तक का माना जाता है। इसे हम औपचारिक स्थापना का युग इसलिए कहते हैं कि इसी युग में यहाँ पश्चिमी देशों के समाजशास्त्री सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्र का विकास होना आरंभ हुआ। वास्तव में 20वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस और जर्मनी के अतिरिक्त अमेरिका तथा इंग्लैंड में समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जितनी तेजी से प्रगति हुई वह भारत के लिए भी एक आकर्षण का विषय बन गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, अतः यहाँ समाजशास्त्र का प्रारंभिक विकास
इंग्लैंड में प्रतिपादित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से ही प्रभावित रहा। इसके फलस्वरूप भारत में समाजशास्त्र के वर्तमान सिद्धांतों का अध्ययन सबसे पहले बंबई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन आरंभ हुआ। बच्चों, सन 1919 में बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के पृथक विभाग की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष कौन था? एक ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिड्स। ध्यान दीजिएगा। और सन 1920 में प्रोफेसर ब्रिजेंद्रनाथ शील जब मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त हुए, तब आपके प्रयास से सन 1920 से यहाँ स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक सहायक विषय के रूप में मान्यता दे दी गई। इसके एक वर्ष के बाद ही सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन आरंभ हुआ। और बच्चों, कभी कभी ये पूछा जाता है कि भारत में समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, जी.एस. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय समाजशास्त्रियों में वह पहले व्यक्ति थे जो सन 1924 में बंबई विश्वविद्यालय में एक स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1934 में यही उन्हें भारत में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर होने का भी गौरव मिला। इसके साथ ही साथ हमारे बहुत से समाजशास्त्री, जिसमें एम एन श्रीनिवास, आई.पी. देसाई, के.एम. कपाड़िया, ए.आर. देसाई, दामले, कुलकर्णी जी जैसे प्रमुख समाजशास्त्री भी रहे, जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में अपना योगदान दिया। अब बच्चों, हम बात करते हैं व्यापक प्रसार के युग की। समाजशास्त्र के विकास में इस युग का प्रारंभ सन 1947 के पश्चात होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में न केवल शिक्षा को अधिक व्यवहारिक बनाने के प्रयत्न किए जाने लगे, बल्कि उन विषयों को भी अधिक महत्व दिया जाने लगा जिनकी सहायता से भारतीय समाज का एक नए सिरे से पुनर्गठन करना संभव था। इसके फलस्वरूप देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना करके इससे संबंधित अध्यापन और शोध कार्यों को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप आज देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को एक प्रमुख विषय के रूप में बच्चों देखा जाता है। आज अनेक सरकारी विभाग अपने कार्यक्रमों का मूल्यांकन करवाने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के समाजशास्त्र विभागों की सलाह ले रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में आज समाजशास्त्र का विकास जिस तेजी के साथ हुआ है, उसके आधार पर यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में यह विषय अधिक लोकप्रिय तथा उपयोगी बन सकेगा। अब बच्चों, हम बात करते हैं एक ऐसे प्रश्न की जो हर किसी समाजशास्त्रीय चिंतक, विद्यार्थी, शिक्षक के मन में यह सवाल उभरता है कि क्या एक भारतीय समाजशास्त्र संभव है? जिस तरह से जर्मन समाजशास्त्र, अमेरिकन समाजशास्त्र और ब्रिटिश का समाजशास्त्र ये सब पृथक पृथक रूप से विकसित हुए, उसी प्रकार क्या भारत में भी एक पृथक भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करना संभव है अथवा नहीं? इसके संदर्भ में पहले हम उन चिंतकों को जानते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं जो इस संदर्भ में अपना उत्तर देते हैं। उसमें सर्वप्रथम ड्यूमा तथा पोकाक का नाम आता है, जिन्होंने सुझाव दिया कि यदि भारतीय समाजशास्त्र जैसा किसी शाखा को विकसित करने का प्रयत्न किया जाए तो इंग्लैंड और अमेरिका में विकसित की गई अध्ययन पद्धतियां अधिक लाभदायक नहीं हो सकती। क्यों नहीं लाभदायक हो सकती? क्योंकि वास्तव में भारत में प्राचीन ग्रंथों में यहाँ की जिन संस्थाओं का उल्लेख है, उन्हीं के आधार पर ही भारत की सामाजिक संरचना को समझा जा सकता है
ऐसा नहीं है कि हम हैं भारत में, हमारी संरचना समाज की कुछ और है और हम अध्ययन करें किसी और अमेरिकी और इंग्लैंड की अध्ययन पद्धति के आधार पे। तो क्या उन चीज़ों के आधार पर हम इस देश को, इस समाज को समझने का प्रयत्न करें तो शायद उतनी पूर्णता शोध में ना आ सकी। इसके लिए उन्होंने जाति और नातेदारी संस्थाओं के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना। किसने? ड्यूमा और पोकाक ने। इन विचारकों के विचारों से यदि हम सहमत हो, और हम ही क्या, बहुत से समाजशास्त्री सहमत हुए, तो हम देखते हैं कि भारत में धारणा प्रबल होने लगी कि भारत एक समृद्ध संस्कृति वाला देश है तथा इसके अध्ययन के द्वारा यहाँ भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करना संभव है। आज के इस लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। फिर अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।